हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में समझे कि कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है। हम लोग समझे कि F इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे हमें Q1 और Q2 को सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है उसका, उसे साइन के साथ नहीं रखना है ना। और हमने उस पर एक बेसिक एक दो सवाल करा था, सिर्फ फॉर्मूला पुट करने वाला है ना। अब आपको पता है कि अगर F इक्वल्स टू, जैसे देखो आपको पता है कि जैसे F इक्वल्स टू अगर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर गिवन है, और आप सभी बच्चे लोग समझते हो इतना सा, बच्चे से पढ़ते आए हो कि अगर जरूरी नहीं कि फोर्स का फॉर्मूला है तो हर बार आपको फोर्स ही निकालने दिया जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको फोर्स की वैल्यू दे दे, Q1 Q2 की वैल्यू दे दे और बोले कि बताइए आर कितना है कि नहीं। या ऐसा भी हो सकता है कि बोल दिया जाए कि दो चार्ज है, दोनों बराबर है, लेकिन उसकी वैल्यू मालूम नहीं है, बट वो फोर्स लगा रहा है इतने का और डिस्टेंस दोनों के बीच इतना है, तो चार्ज बताइए। तो तुम लिखोगे सेम चार्ज है तो Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और Q स्क्वायर हो जाएगा तो वहां से Q की वैल्यू निकल आएगी। आई मीन फॉर्मूला है, बट सिंपल सवाल के टर्म में बात करें तो क्या कर सकता है। F पूछ सकता है R Q1 Q2 दे के, या F Q1 Q2 दे के R पूछ सकता है, या F R दे करके Q1 Q2 को सेम कर दे तो Q पूछ सकता है। यही हो सकता है ना, अगर बेसिक लेवल में बात किया जाए तो इस वैरायटी को मैं नहीं कराता हूँ, तुम समझ जाओगे, इतना सा कर सकते हो, है कि नहीं। ओके। फिर एक वैरायटी और होती है, जरा सा मैं बता देता हूँ तुम्हें। कि मान लो किसी ने बोला कि दो चार्ज है भैया, Q1 है Q2 है, इसके इन दोनों चार्ज को चेंज नहीं कर रहे हैं, चार्ज वही है ठीक है, लेकिन इसके डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। मान लो इसका डिस्टेंस अभी R1 है और हम बदल के कर दिए इसका डिस्टेंस R2, तो बताओ कि फोर्स नया कितना हो गया। अब तुम ही सोचो, अगर ये है तो फोर्स कितना लगेगा। मान लो F1 इज के Q1 Q2 बाय R1 का स्क्वायर, और इस सीन में F2 कितना लगेगा। जरा सुनना और समझना बात को, ठीक है, सिर्फ देखो मत कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, समझने की कोशिश करो। और नया फोर्स कितना हो गया, इतना। किसी ने बोला है कि जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स से कितना गुना बदल गया, कितना गुना बढ़ गया या कितना गुना घट गया। तो सोचो क्या करोगे, सिंपली इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाओ, इसको इक्वेशन सेकंड बनाओ, और फर्स्ट को अगर डिवाइड कर दो सेकंड से तो तुम्हें मिलेगा F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू के तो कट जाएगा, Q1 Q2 भी कट जाएगा, तुम्हें मिलेगा R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। अब सोचो, अगर F1 बाय F2 इक्वल्स टू R2 बाय R1 का होल स्क्वायर मिला, Q1 Q2 का तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि Q1 Q2 चेंज किया ही नहीं, उसकी जरूरत क्यों है, सिर्फ डिस्टेंस बदला ना। तो पहले जितना भी फोर्स लग रहा होगा, आई डोंट नो कितना लग रहा है, लेकिन जितना भी लग रहा होगा उसके टर्म में आंसर आ जाएगा। अगर पहले तुमसे क्या पूछा कि नया फोर्स पहले फोर्स का कितना गुना बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कितना चेंज हो जाएगा, तो तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो R2 R1 तुम्हें मालूम होगा। मान लो R2 बाय R1 का होल स्क्वायर करके आंसर आता है समथिंग से 9 आया, तो क्या हो गया, F1 बाय F2 इक्वल्स टू 9, इसका मतलब F2 इक्वल्स टू F1 बाय 9, यानी फोर्स जो है 9 टाइम्स डिक्रीज कर गया, अगर हम डिस्टेंस को R1 से R2 कर दिए तो। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस टाइप का सवाल अगर मिले तो तुम इसे फॉलो करोगे, ठीक है। अब मैं इसे हटाता हूँ, हल्का फुल्का सवाल है, कुछ अच्छे सवाल में एंटर करते हैं। ओके, बट कुछ अच्छे सवाल में एंटर करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि आपके पास फैसिलिटी है ऑफलाइन देखने का ये क्लास, तो आप ऐसा करें, आप अभी इस लेक्चर को रोक दें और आप पहले जाएं और जाकर के हल्का सा मैक्सिमा मिनिमा और वेक्टर्स को रिवाइज करके आएँ। चाहे आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, आपको 3 घंटा लगे, आपको एक दिन लगे, आप पहले जा करके वेक्टर्स 11th का और मैक्सिमा एंड मिनिमा पहले आप ये रिवाइज करके आइए। मैक्सिमा एंड मिनिमा मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ जिससे काम चल सके, और वेक्टर्स भी मैं उतना बता दूंगा जितने से काम चल सके, ठीक है। बट आपको अगर पूरा एकदम जितना मैं लिखूँ उससे ज़्यादा आपको समझ में आए, या आप मेरे बताने से पहले आप सॉल्व करना चाहते हो स्क्रीन को पॉज करके, तो आप क्या करो, आप पहले वेक्टर्स को रिवाइज कर लो ढंग से और मैक्सिमा मिनिमा को कर लो। और जिन्होंने कर रखा है, जिन्हें याद है, अच्छे से आता है, वेल देन, चलिए मजे मारते हैं हम लोग। आइए, सबसे पहले इतना समझिए कि कोई भी फंक्शन आपको मिलेगा, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे y मान लीजिए x पे डिपेंड कर रहा है, कोई इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 कुछ मिला, तो y x पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी x की वैल्यू बदलते जाओगे y की वैल्यू बदलती जाएगी, x के हर एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिलेगी, है कि नहीं।
एक्स की वैल्यू कुछ पुट की तो वाई की कुछ वैल्यू मिलेगी, अलग अलग वैल्यू रखते जा रहे हो, वाई कुछ अलग अलग वैल्यू रख जा रही है। अब ऐसे में किसी किसी इक्वेशन में ऐसा होता है कि एक्स की कोई एक वैल्यू ऐसी होगी ना जिसपे वाई की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। मतलब अब तुम एक्स की कोई भी वैल्यू उसमें डाल दो, चाहे उससे भी छोटी डाल दो चाहे उससे बड़ी डाल दो, उस वाई की जो वैल्यू आई है उससे कम वैल्यू नहीं आएगी। तो हम ऐसे में बोलते हैं कि एक्स की इस वैल्यू के लिए वाई इज मिनिमम। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स की एक ऐसी वैल्यू हमें मिलती है जिसको पुट करने पर वाई मैक्सिमम हो जाता है। मतलब अब उस एक्स से ज़्यादा भी तुम रखोगे तो भी वाई उस पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। एक दो बार सुन लो मेरी बात को फिर से, है ना। और देखो, अब y मान लो ऐसे f कोई x का फंक्शन है। अब मेरे को बोला कि मुझे y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब x के कितने पर y मिलेगा तो उसका मैं क्या कहूँ, मैं जनरलाइज फॉर्म बना दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो ये पूरा डिटेल्स में होता है और मेरा वीडियो ही तुम चाहो तो 11th का बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो जो मैक्सिमा मिनिमा का मैंने डाल रखा है वो जा करके तुम देख लो, तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ढंग से। वीडियो को एक बार दो बार देख लेना, अगर पूरे बोतल हो तो तुम्हें कुछ नहीं आता है तो, बट अगर पहले से कुछ जान रहे हो तो काम बन जाएगा, तुम जाके देख सकते हो। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होता है, सबसे क्या बोलूँ, इसको दो पार्ट में बांट देता हूँ, मैक्सिमा को अलग कर देता हूँ, मिनिमा को अलग कर देता हूँ। और मैं बाउंड्री पॉइंट्स का डिस्कशन नहीं करूंगा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन कम हो, काम से काम रखने वाली बात करता हूँ। सबसे पहला कंडीशन है कि डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। वाई मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए ना, तो वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, जिसका वो फंक्शन है। बेटा सुन ले ध्यान से, अगर वाई एक्स का फंक्शन नहीं होता, जेड का फंक्शन होता, तो तुम जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते। जैसे मान लो यहाँ 3x³ प्लस 2x² प्लस 6x लिखा हुआ है, तो वाई किसका फंक्शन है, ऑफकोर्स एक्स का फंक्शन है, तो वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। समझ आया, ध्यान रखना इस बात को। मान लो अगर y की जगह फोर्स होता, और फोर्स होता किसी का फंक्शन, मान लो x का, तो फोर्स के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए क्या करते, df बाई डी एक्स करते। ध्यान से सुन लो, समझ आएगा तब फिर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। और दूसरा कंडीशन भी होता है, सिर्फ यही नहीं होता, और वो होता है y का डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, जो आया उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो, इसकी वैल्यू जो है वो जीरो से छोटी होनी चाहिए, या सीधी भाषा में बोलूँ तो नेगेटिव होनी चाहिए, तो मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मैक्सिमा नहीं होगा। अब बात करते हैं मिनिमा की। ठीक है, और मिनिमा क्या होता है, मिनिमा के लिए पहला कंडीशन दोनों के लिए सेम है। ठीक है, इसलिए पहला अप्लाई करने पर तुम नहीं बता सकते कि मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा, तुम्हें कौन बताएगा, दूसरा बताता है। यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर करोगे तो अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो हमें पता चलता है कि फंक्शन जो है, इसको जब तुम जीरो से इक्वेट करोगे ना तो एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो एक्स की उस वैल्यू के लिए मिनिमम आ रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट सवाल का। ठीक है, उतना ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैक्सिमम मिनिमम मैं अभी नहीं पढ़ा सकता। अब हल्का रिवीजन कर लीजिए, हम लोग 12th की क्लास कर रहे हैं, हम लोग इस पर बात करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, एक अच्छा सवाल से शुरुआत किया जाए। बोल रहा है द सम ऑफ टू चार्जेस is 4 coulomb. The sum of two charges is 4 coulomb. And distance between them is 1 meter. ठीक है, find maximum possible force between them. अब सुन मेरी बात ध्यान से, अगर कंसंट्रेट करके सुनोगे ना, हम अपना मैक्सिमम लगा करके इस सवाल को तुमको समझाएंगे। अगर तुम्हें वो पहले से आता होगा तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं आता होगा तो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, आओ ध्यान से देखना। ठीक है, नहीं तो उसे रिवाइज करके आओ देख। सबसे पहले तो कहता क्या, सुन, बोल रहा है ना कि द सम ऑफ टू
चार्जेज इज 4 कूलम, मतलब दो चार्ज का सम 4 कूलम है भाई। ये रहा दो चार्ज। अब मुझे पता तो है नहीं कि दोनों कितना कितना है, तो अगर सोचो कि मैं एक, अच्छा एक चीज और यहाँ पे मिस हो गया, टू चार्जेज नहीं, टू पॉजिटिव चार्जेज, यानी दोनों पॉजिटिव है। अब सोच, दो चार्ज का सम चार, कुल चार है, दोनों अगर पॉजिटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम चार कैसे हो सकता है? या तो एक हो, या तो एक, एक तरफ एक हो दूसरी तरफ तीन हो, या फिर ये दो हो ये दो हो ये तीन हो ये एक हो, है ना, यही ना कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सोचो कि अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 4 - x, यानी दोनों तो पॉजिटिव ही है, क्या ही बात करूं इस पर, है कि नहीं। और इसके बीच का डिस्टेंस भी दे दिया है अपने को, कितना यार, ये चौक बहुत गिर रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है, एंड दैट इज 1 मीटर। अब ध्यान सुन, मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम, मान लो तुम नहीं समझते हो तो ना, ठीक है सर हमको नहीं आता, हमको समझना नहीं, हमको भी सीधा फोर्स हम लिखेंगे पहले, तो मैक्सिमम पॉसिबल सब बाद में समझेंगे। लेकिन तुम ही एक बात बताओ, फोर्स इक्वल टू होता है के, जो कि तुम वैल्यू रखोगे 9 × 10⁻⁹ Q1, तो हो गया x, है ना, कूलम। Q2 कितना हो गया, 4 - x बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। आओ देखो ध्यान से, तो k को रहने दो ऐसे, 1 तो 1 ही हो गया, x इंटू 4 क्या हो गया, 4x माइनस x इंटू x क्या हो गया, x स्क्वायर बाय 1। इतना फोर्स लग रहा है भाई, चलो ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि क्या तुम्हें फोर्स पता चला? नहीं, फोर्स तो सर x का फंक्शन हो गया, पर x तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इधर 3 ये x 1 भी हो सकता है, ये 1.5 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे सम ही तो 4 पुराना है ना, कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है सोचो, सोच के देखो कितना टाइम पास कर सकते हो तुम ही सोचो, मैं क्यों बोलूँ कुछ, देखो कितना टाइम पास किया जा सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है कि नहीं, है कि नहीं, सोचो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। मैं यहाँ पे 2.1 कर दूं, यहाँ पे 1.9 कर दूं, बहुत पॉसिबिलिटी है, दोनों तो मिलके चार ही पूरेगा ना, और है तो दोनों पॉजिटिव ही, है कि नहीं। तो x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो मुझे एक x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए फोर्स मैक्सिमम आए, मतलब x का कोई भी दूसरा वैल्यू ले लो तुम, फोर्स उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब ऐसे सवाल को तुम्हारे पास दो उपाय है, बैठ के x की वैल्यू रखते रहो और चेक करते रहो, या दूसरा उपाय है कि तुम एक तरीका सीख लो मैथमेटिक्स का, जो तुम्हें बता देगा डायरेक्ट, अगर तुम्हें सॉल्व करना आ गया तो, कि मैक्सिमा क्या होगा, सिंपल। तो फोर्स को मुझे मैक्सिमम करना है, जैसे यहाँ y इक्वल्स टू कुछ एक्स वैक्स आया था, वैसे यहाँ f इक्वल्स टू कुछ एक्स वैक्स आया है, तो मैं y का मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन था वो, तो यहाँ फोर्स के मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होगा, यानी फॉर f टू बी मैक्सिमम, पहले क्या लिखोगे, तो पहला कंडीशन तो df/dx को 0 के बराबर करना है, पहले df/dx निकाल तो लो भाई, तो d f ये है, इसमें k कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन आता होगा कम से कम भाई मेरे, तो वो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब डिफरेंशिएट करो, k को तो भूल जाओ, 4 बाहर, k कांस्टेंट उधर चला जाएगा, 4 बाहर आया, dx/dx 1, तोड़ दूं क्या, लो तोड़ दे रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं, dx/dx माइनस dx² इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला अपने को, 4 - 2x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू मिली 2। अब x की वैल्यू 2 मिली, लेकिन सोचो तुम इससे तो डायरेक्ट नहीं बता सकते ना यहाँ से कि x बराबर 2 पर मैक्सिमा ही होगा, है कि नहीं। तुम दूसरा कंडीशन चेक करो, डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, तो जब तुम सेकंड डेरिवेटिव चेंज करते हो, मतलब चेक करते हो, तो d2y/dx² क्या मिलता है, दोनों ध्यान सुनना, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, ये आया, ये तो बराबर 0 के बराबर है, जब तुम सॉल्व किया गया तब ना 2 वैल्यू मिली, डिफरेंशिएशन तो बेसिकली डिफरेंशिएट करके यही ना आया। और मेरे को क्या बोला है कि डबल डिफरेंशिएशन करना है, सिंगल के बाद ये, यानी y की जगह f रखोगे यहाँ पे, तो तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है d4 - 2x। देख अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन मजबूत है ना, तो तुम इरिटेट हो रहे हो क्या, इतना स्लो कर रहे हो, तो सीधा काम करो ना आप,
इसका सॉल्यूशन आएगा -2। देखो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया और बोला है कि नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा, इसका मतलब x बराबर 2 वो वैल्यू है जिसके लिए मुझे ये फोर्स मैक्सिमम मिलेगा। क्वेश्चन है मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स बताओ, ये नहीं बोला कि किस वैल्यू पे x की होगी वो बताओ, तुमसे बोला मैक्सिमम फोर्स बताओ, तो फोर्स के मैक्सिमम होने के लिए x की ये वैल्यू घुसा दो, यानी F max इक्वल्स टू क्या करोगे। मैं बाउंड्री यहाँ चेक नहीं करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, यहाँ बाउंड्री भी चेक किया जा सकता है 1 से 4 के बीच में, बट मैं वो सब नहीं कर रहा, तो मैं टफ नहीं करना चाह रहा। यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस 2 स्क्वायर 8 माइनस 4, 4 के की वैल्यू तुम जानते हो, पुट कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। आई होप यू गॉट द प्रॉब्लम कि क्या है इसमें, क्या बात है, तुम्हें समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो मैं एक दूसरा सवाल ले रहा हूँ। लेकिन एक चीज दूसरा सवाल लेने से पहले यहाँ सीख ही लो। तुमने एक चीज नोटिस करी, जब दोनों चार्ज की जब मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स के बारे में बोला दो चार्ज के बारे में, तो वो कब हुआ, जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर हो, यानी अगर डिस्टेंस फिक्स हो, ध्यान सुन, ये लाइन ध्यान सुन, अगर डिस्टेंस दो चार्ज के बीच की फिक्स हो और चार्ज को वेरी करके ये बोला जाए कि बताओ कितना मैग्नीट्यूड हो दोनों का, कि दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे, तो सीधा समझ लेना दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। देख x की वैल्यू 2 आई, 2 भर यहाँ 2, 4 माइनस 2 2, 2 और 2 हुआ, कुछ भी होता ना यहाँ पर, इवन अगर यहाँ पर 6 भी होता ना तो ये 3 आता और ये 6 माइनस 3 3 आता, निश्चिंत रहो। बराबर अमाउंट मतलब बराबर मैग्नीट्यूड में अगर चार्ज रहेगा तो ही मैक्सिमम फोर्स काम करता है, अगर डिस्टेंस फिक्स्ड हो तो। क्लियर है। इसका एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, डायरेक्ट आंसर बोल के तीसरी वैरायटी करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हाउ मच चार्ज शुड बी transferred so that they repel with maximum force। ये दे कौन है बाबू, क्योंकि सवाल अभी पूरा मिला नहीं है, ये रहा सवाल, यहाँ पे +32 कूलम और यहाँ पर है +2 कूलम। मैं फिर से डिस्टेंस 1 मीटर कर दे रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता कि 1 मीटर कर रहा हूँ कि 10 मीटर कर रहा हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखो ये 32 है, ये 2 है ना, अब अगर तुम मान लो कि तुम्हें इस मेथड को फॉलो करके ना थोड़ा प्रैक्टिस करना है इसको, तो तुम क्या करो, इसमें से x उसको दे दो, तो ये हो जाएगा 32 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, यहाँ रखना 32 माइनस एक्स, यहाँ रखना 2 प्लस एक्स, सॉल्व करना, सॉल्व करके तुम्हारा जो आंसर आएगा अपना देख लेना। मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, दोनों क्या होना चाहिए बराबर, तो 32 से कितना चार्ज ट्रांसफर करोगे कि दोनों बराबर हो जाए, सोचो 32 2 34, यानी इसके पास 17 इसके पास 17 होना चाहिए, तो इसको 17 कब होगा इसके पास, जब 15 मिलेगा इसको, तो तुम्हारा आंसर है कितना ट्रांसफर करना चाहिए, +15 कूलम शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम +32 कूलम टू +2 कूलम। सीधा बात खत्म, क्या टाइम का पास करना है इसमें, हो गया खत्म। अब अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। ये ध्यान रखना है, भूलना मत, ठीक है। इससे पहले कि तुम्हें ये सवाल बताऊं, तुम्हें सर्कुलर मोशन थोड़ा आना चाहिए।
तो अगर तुम्हें आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देन वेल एंड गुड, तुम जानते हो क्या होता है। बट इफ यू डू नॉट नो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। बच्चा ऐसा समझो कि अगर सर्कुलर पाथ में कोई भी चीज घूम रहा है ना, कोई भी चीज हो, अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स का दया दृष्टि बना हुआ है, ठीक है। अदरवाइज वो उस पाथ में घूम नहीं पाएगा, चाहे वो एक सेकंड के लिए भी अगर सर्कुलर पाथ में घूमा ऐसे, तो इसका मतलब उस पर एक सेकंड के लिए एक फोर्स अपना दया दृष्टि बनाया, वो फोर्स को बोला जाता है, उस फोर्स को नाम भले ही दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन ये कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है। अगर तुमने 11th क्लास में स्टडी किया है तो तुमने जितना फोर्स पढ़ा है 11th में ना, वही सब फोर्स सेंट्रीपिटल हो सकता है। और अभी तुमने एक और फोर्स पढ़ लिया 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मतलब दुनिया में जितना फोर्स है ना, सब सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है, सब घुमाने के लिए उसको सर्कुलर में। अब जो सर्कुलर में घुमाएगा उस फोर्स का नाम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, सर्कल में घूमते समय के लिए, हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। अरे गलत, देख, जब कोई सर्कुलर टर्न होता है, जब तुम बाइक चला रहे होते हो या फिर अपनी साइकिल चला रहे होते हो, ऐसे टर्न लेते हो, तो तुम एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हो थोड़ी देर के लिए। सोचो अगर तुम अपनी बाइक को लेके जा रहे हो, साइकिल लेके जा रहे हो, ऐसे स्टाइल मारते हुए घुमाते हो ना तुम, हल्का झुकते हुए, जो झुकते हुए तुम घूमते हुए सर्कुलर पाथ करते हो। भले ही तुम 1 ही मीटर के लिए करो, 2 ही मीटर के लिए करो, चाहे 5 ही मीटर के लिए करो, लेकिन तुमने सर्कुलर पाथ तो किया ना, ऐसे मुड़ा ना एक रेडियस में, ऐसे एक आर्क में, सर्कुलर आर्क में। तो जब तुम एक सर्कुलर आर्क में भी मूव करते हो तो वो सर्कुलर मोशन होता है। लेकिन सवाल ये है कि सर्कुलर मोशन तभी संभव है जब सर्कल की ओर, ध्यान से देख, सॉरी डायग्राम अच्छा नहीं बना, जब सर्कल की ओर एक फोर्स हमेशा काम कर रहा हो, यानी अगर पार्टिकल यहाँ पर है, घूम रहा है, तो इधर लगेगा। अब मान लो वो ऐसे घूम रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है, अगर अभी इधर जा रहा है तो अभी फोर्स इस पर इधर लगेगा सेंटर की ओर। अगर वो आगे बढ़ के इधर जा रहा है तो सेंटर की ओर इधर फोर्स लगेगा। ये सारा फोर्स कैसा है, सेंट्रीपिटल, एफ सी एफ सी एफ सी, ठीक है। और इस एफ सी के बच्चे की वैल्यू होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाय आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब देख, तू ओमेगा नहीं जानता तो मत जाना, भी मैं उस पर सवाल दे नहीं रहा, मैं वी वाले पे दे रहा हूँ, तो वी को समझ। देख, जो पार्टिकल घूम रहा है ना, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, कुछ ना कुछ मास तो होगा। ऐसा थोड़ी है कि लाइट घूमेगा सर्कल में, कोई पार्टिकल होगा ना जिसका मास होगा कुछ, 1 kg 2 kg, कुछ भी मास है। और भाई अगर ये घूम रहा है तो कुछ वेलोसिटी है। अब भैया जिस सर्कल में घूमेंगे उसका रेडियस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखो, तो एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बार, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये कोई ऊपर से फोर्स नहीं आता, ये फोर्स मिलता है। अगर कोई फोर्स सेंटर की ओर, तभी से वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड होता है। मतलब जैसे तुम मौत का कुआं देखने गए हो कभी, मेले वेले में, डेथ वेल वगैरह का जो होता है, तो वो डेथ वेल में क्या होता है, वो मोटरसाइकिल वाला सर्कल लगा रहा होता है ना, वो ऐसे सर्कल मार रहा होता है, वो सर्कल में भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होता है। वो बाइक का जो व्हील है जो उस वॉल में सट रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन दीवार उसको हमेशा प्रोवाइड करा रहा है सेंटर की ओर, जिससे उसको सर्कुलर मोशन उसका हो रहा है। जिस मोमेंट उसका कांटेक्ट उससे हट जाएगा, वो उछल गया, उतनी दूर के लिए देखो सर्कुलर नहीं हुआ, वो ऐसे हो गया, अब वो सर्कल में नहीं आया यहाँ से यहाँ तक। मतलब सर्कल जब तक रहेगा तब तक एक सेंटर की ओर फोर्स लगना ही चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो सवाल तुमको मिलने वाला है, ठीक है, देख, आई होप मैं तुम्हें समझा पाया, ठीक है, कि कोई भी अगर पार्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है एम मास का वी वेलोसिटी से आर रेडियस में, तो उस पर एक फोर्स काम कर ही रहा है, बिल्कुल सर्कल में अगर वो घूम पा रहा है तो दैट फोर्स इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो फोर्स कोई भी हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, वो सर्कुलर पाथ में जो मैंने तुम्हें बोला कि तुम घूमते हो रोड पर बाइक से या साइकिल से, वहां पे इस सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है फ्रिक्शन, जो तुम्हारा टायर को ना, चक्के को ना स्किड होने से रोकता है, तो सेंटर की ओर ऐसे लगा करके, इसलिए तुम नहीं गिरते हो। उसका कंडीशन होता है 11th में, तुम्हें पढ़ाया गया होगा सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं बाबू, कि क्या है क्वेश्चन है, a point charge A is moving in a circle
ए की वैल्यू दी हुई है डायग्राम में। पॉइंट चार्ज ए, मैं इसे छोटा ए कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। पॉइंट चार्ज ए इज मूविंग इन अ सर्कल around fixed charge B as shown. Around fixed charge B as shown. ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड B। पहले तो बेटा तुम डायग्राम ही देख लो, है ना, डायग्राम क्या है, सवाल क्या है, ठीक है। अब ठीक है, आई होप सो। देखो तुम्हारे लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन है कि भैया बीच में बी है, या सेंटर पे बी है, ठीक है, और ये चार्ज है भाई साहब +10 माइक्रो कूलम का, और इसे फिक्स कर दिया गया, मतलब ये भैया हिल नहीं सकते हैं, जो कर लो तुम इससे, ठीक है, ये नहीं हिल सकता है, यहाँ से ये सेंटर पर फिक्स्ड है, और इसका रेडियस है 1 मीटर का, और यहाँ है ए, ठीक है, और इस पे चार्ज है, -9 माइक्रो कूलम का, और इसकी रफ्तार जो है ये v तुमसे पूछा है, और इसका मास है 1 kg। जरा सोचो कि अगर इसकी रफ्तार ऐसे है और ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा ना। अगर नहीं लग रहा होगा तब तो सवाल ही खत्म हो गया यहीं पर। अगर नहीं लग रहा है सेंटर की ओर फोर्स, सवाल यहीं खत्म हो गया, इसके पास वेलोसिटी इधर नहीं हो सकता है, सर्कुलर पाथ में होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर घूम रहा है तो इधर होगा। सोचो तो इसको इधर कौन सा फोर्स लगता है, देखो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, और ये पॉजिटिव इस निगेटिव को अपनी ओर खींचेगा ना, किस फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है सेंटर की ओर लग रहा है अभी, तो ये किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। या तुम यूं कह सकते हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आ रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है भैया mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है, k q1 q2/r²। यार क्या मजाक करवा रहे हो, k q1 q2/r²। m मास है 1 kg, v कहाँ गया बे, v²/r, व्हाट इज r, 1 मीटर, इक्वल्स टू k 9 × 10⁻⁹ होता है ना। हाँ, Q1 क्या है, Q1 10 × 10⁻⁻⁶। Q2 क्या है भैया, किधर गया ये, 9 × 10⁻⁻⁶, बाय r², 1²। देख ध्यान से देख, अगर तो ये तो 1 है, कोई मतलब नहीं है इसका, तो बेसिकली v² इज व्हाट, 9 × 9 इंटू 10⁻⁹ 1 10 10⁻⁻10 और -6 4 4 -6 -2, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट चढ़ाओगे ना तो 9 बाहर आ जाएगा, और 10⁻⁻2 से -1 बाहर आ जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ 0.9 मीटर पर सेकेंड। अगर मेरे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, जो तुम देखोगे, मैं नहीं चेक कर रहा, दोबारा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं, तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है, 0.9 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, अगर कंडीशन ये है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा वेक्टर्स की जरूरत आ पड़ी है, तो चलिए थोड़ा मैं कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ वेक्टर्स का, जो मैं यूज़ करूँगा कम कैलकुलेशन के लिए। लेकिन अगर तुम्हें गंदे कैलकुलेशन को फेस करना है, जो तुम्हें मिलेंगे डीपीज वगैरह में, जब तुम बनाओगे तो मैं शीट में दूंगा एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे, जहाँ पे तुम देख रहे हो इसे, तो
तुम्हें उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, तो उसमें तुम्हें ना प्रैक्टिस कराने के लिए वेक्टर मिक्स करके पूरा सवाल दिया जाएगा, तो तुम्हें वेक्टर्स आना चाहिए, इसलिए ढंग से उसे पढ़ लेना। अब एक बात बताओ तुम, क्या इसमें कोई भारी सवाल ये था? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो यही था ना, बस इतना सा, और इतना सा तो तुम्हें आता है। सवाल नया कैसे बना? सर्कुलर मोशन से। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बस इतना सा ही है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, इसी से घुमा फिरा के कुछ कुछ फॉर्मूला नया नया आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बस। बाकी जो भी आएगा ना न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट में, वो सब जो है 11th की मैकेनिक्स घुसेगी इसमें। तो अगर वो तुम्हें आता है तो तुम्हें ये टफ नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई ऐसे प्राणी इसे देख रहे हैं जिन्होंने 11th नहीं पढ़ रखा है, तब उन्हें दिन में तारे नजर आएंगे, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, इसलिए मैकेनिक्स रिवीजन थोड़ा सा कर लो, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा बहुत। ओके, ओके, लेट्स सी क्या करना था अपने को भाई। देखो, मैं सीधा बता रहा हूँ, डायरेक्ट कुछ कुछ बात बता रहा हूँ, ठीक है, इससे क्योंकि मैं ज़्यादा डील नहीं कर सकता वैक्टर्स अभी ना, कर तो सकता हूँ लेकिन मैं अब 12th पढ़ा रहा हूँ ना, 11th तो नहीं बताऊँगा। तो वैक्टर्स का एक अलग लेक्चर सीरीज है, अगर तुम्हें मन है तो तुम जाकर के वैक्टर्स वहाँ से रिवाइज कर सकते हो, या तुम्हारे पास अगर कुछ बुक्स नोट्स कुछ है तो वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो देखो, वैक्टर्स में ऐसा नहीं, अगर कोई दो वैक्टर मिल जाए तुम्हें, ठीक है, ए हो और दूसरा वेक्टर कोई बी हो, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। बोला दोनों को जोड़िए, तो इसके जोड़ने का ना लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ। तो अगर मैं यहाँ पे दो वेक्टर बना दूं, तो मान लो बेटा ये है ए, ठीक है, और ये है बी, तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है दोनों को ऐसे रख दो टेल टेल कॉम्बिनेशन में, अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो थीटा, एक पैरेललोग्राम बना दो, ठीक है। और ये जो वेक्टर होगा ना, ये वाला, ये दोनों के सम के बराबर जो वैल्यू आएगी वो वेक्टर है ये। यानी अगर मैं इधर लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, इधर लगा रहा हूँ 5 न्यूटन, तो नेट इस पे कितना लगा और किधर लगा वो ये फॉर्मूला सिखाता है। और इसकी वैल्यू होती है, वेक्टर आर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैं यहाँ इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि अगर कोई ऐसा सवाल मुझे फेस हो जाए कराने में, तो मैं जब इसे यूज़ करूँ तो तुम समझ सको। हालांकि ये सब फॉर्मूला की ज़रूरत मुझे पड़ती नहीं है, इसीलिए क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गया, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर सकता हूँ, तुम लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। और इसका डायरेक्शन अगर निकालना हो तो ए से एंगल लेते हैं अल्फा, और उस अल्फा की वैल्यू निकाली जाती है इस फॉर्मूले से, टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा हो इसमें, तुम जा करके वेक्टर की सीरीज पहले देखाओ, फिर इसको आगे देखना, प्राण देने की कोई जरूरत नहीं है, वरना बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो, और एक इसका शॉर्टकट है, इस फॉर्म अगर मान लो ना कुछ पर्टिकुलर एंगल तुम्हें दिया हो और कुछ पर्टिकुलर कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा हो, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट है, उस कंडीशन को ना तुम ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। चलो देख लेते हैं। जैसे मान लो कि दो वेक्टर है, ठीक है, जैसे ए और बी है, लेकिन बात ये है कि ए की वैल्यू अगर 5 है तो बी की वैल्यू भी 5 है। डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो वैसे केस में, यानी अगर इसका मैग्नीट्यूड एफ है और इसका मैग्नीट्यूड भी एफ है, ठीक है, जब मैग्नीट्यूड बराबर होता है ना, तो वेक्टर का जो लेंथ है वो बराबर शो किया जाता है। तो अगर ये एफ है और वो भी एफ है,
और दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों का समेशन कैसे आता है, पैरेललोग्राम बना के। तो ये जो आता है दिस टेल्स अस अबाउट, इन दोनों का सम जो आएगा नेट, है ना। मान लो इसे F1 वेक्टर बोले, और इस F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है F, और ये है F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो वेक्टर के साथ कुछ ना कंडीशन है। तुम दोनों को F, इसमें दोनों में F F नहीं, वेक्टर नहीं लगा सकता था, क्यों, दोनों में F वेक्टर लगाने का मतलब था कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम है क्या, नहीं, इसका डायरेक्शन अलग उसका डायरेक्शन अलग है, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी लेंथ बराबर है। इसीलिए मैंने मॉड लगा करके दिखा दिया कि मॉड बराबर है लेकिन सेम बराबर नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा कंडीशन हो कि इसका मान बराबर इसका मान बराबर और ये 90 पर हो, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा ये √2f आएगा। और कितने पर आएगा, आधे पर, 45 पर। दूसरा कंडीशन देख, समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं हो बबुआ, ठीक। मान लो ये है f और ये भी हो गया f, लेट से, हाँ, और ये एंगल है 60 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन में जो रिजल्टेंट बनता है ये वैल्यू होती है √3f, और ये एंगल होता है 30 डिग्री। हमेशा याद रखना, ये जो अल्फा मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, ये तभी डायरेक्ट आधा हो सकता है, एंगल के टोटल एंगल का आधा तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो। अगर ये दोनों अलग अलग हो गया, गलती से आधा मत कर बैठना, आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ट्रिक तभी के लिए है जब क्या हो, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो सोचो अगर ये F है, ये भी F है, ठीक है, तो ये भी F आता है आंसर, संजोग से ऐसा ही होता है, ठीक है, तुम्हें लग रहा है, अगर तुम जब पढ़े हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं सही बता रहा हूँ। और हाफ एंगल फिर से 60 डिग्री, देखो ये F और ये F हो, अगर यही चीज वही से वही F1 F2 वाली बात हो गई, तो जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का समेशन जो आएगा वो भी F ही होगा, ये इसका रिजल्टेंट है बबुआ, ठीक है, ठीक। तो ये तीन डाटा अगर तुम्हें कभी आए तो तुम डायरेक्ट आराम से कर सकते हो। चलो अब सवाल पे बात करते हैं कि एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है। इस पॉइंट पर एक चार्ज है Q, यहाँ पर भी एक चार्ज है Q, और यहाँ पर भी एक चार्ज है Q। मैंने से बोला फाइंड एफ नेट ऑन एनी ऑफ चार्ज Q, किसी भी Q चार्ज पे नेट फोर्स बताइए। आओ चलो सीखते हैं, मान लेते हैं इसमें से कोई भी एक चूज करते हैं, ये वाला, आओ देखो कैसे बनाना है, समझना जरा, हाँ। देखो बाबू ध्यान से, ये Q क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को देखना नहीं पसंद करता, ये लगाएगा फोर्स इधर, हम लोग यहाँ कर लेते हैं इधर, ठीक है। कितना लगाया करेंगे बात, उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो लिख लेते हैं F1 इक्वल्स टू कितना होता है, K इंटू Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है ना। तो Q1 कितना हो गया Q, Q2 कितना हो गया फिर से Q, बाय डिस्टेंस कितना हो गया A, उसका स्क्वायर, ठीक है। चल, ये इस पर फोर्स इतना लगाया इधर, ये इस पे कितना लगाएगा, इधर लगाएगा, यानी ये वाला चार्ज इस पर इधर लगाएगा, कितना लगाएगा, मान लो F2, बट लगाएगा कितना, तो फिर से K Q1 इंटू Q2 यानी Q इंटू Q की स्क्वायर बाय स्क्वायर। अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो बच्चा, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, और ये एंगल कितना होगा सोच, अगर ये इक्विलेटरल है तो ये 60, तो ये भी 60, 360 डिग्री। तुम ही बताओ, अगर ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है तो क्या मैं लिख सकता हूं, चला ये भी F है और ये भी F है और एंगल है 60 डिग्री,
है कि नहीं? अगर 60 डिग्री है तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वहां से देख, √3f, वो भी कितने पर, 30 डिग्री पर, तो सीधा आंसर √3f, जो f कितना है, एटलीस्ट मैग्नीट्यूड तो नेट फोर्स का कम से कम यही हुआ ना। हाँ, डायरेक्शन किधर हो जाएगा, 30 डिग्री पर, इधर से बोल दो चाहे इधर से बोल दो, समझे? अब देखो ये था तो ये आसानी से हो गया, अगर ये नहीं आता तो क्या करते, वो फॉर्मूला लगाते भाई साहब, बट आंसर यही आता, तबाही ज़्यादा मचता। ठीक है, चलो अब ना हम लोग फोर स्क्वायर वाला कर लेते हैं एक, और फिर एक दो अच्छा सवाल कर लेंगे, और फिर हम लोग आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। ये याद रख लेना, 90 पे √2, 60 पे √3, 120 पे सेम, यानी एफ ही रहता है। ऐसा करता हूँ, ये सवाल मैं तुम्हें बनाने के लिए देता हूँ, ठीक है, इसे तुम बना के रखना। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मैं कल इसी सवाल से क्लास स्टार्ट करूँगा, और कल हम लोग और अच्छे अच्छे सवाल में एंटर करेंगे, ठीक है। इतना ये फिर भी हल्का सवाल था जो तुमने आज किया है, आज का सवाल तुम्हें इजी लगना चाहिए, टफ नहीं लगना चाहिए। हम लोग कल के लेक्चर में जो बात करेंगे, हम लोग कम से कम 1 घंटे के लेक्चर कर लेंगे, और उसमें जो बात करेंगे उसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के साथ आगे मूव करेंगे, और जब तक वैरायटी कंप्लीट नहीं कर लेते सारी, तब तक अभी कूलम्स लॉ चलता रहेगा, बहुत कुछ अभी आगे आएगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा रिवाइज करके रखना, मिलते हैं अगले क्लास में।